हमारे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम लोग यूरोप महाद्वीप की नदियों को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जो है यूरोप महाद्वीप की नदियों को देखेंगे। जैसा कि मैंने ये मैप बना रखा है, ठीक है। इस मैप में आप देख रहे होंगे ये एशिया, ये अफ्रीका, एशिया के बगल में ये कैस्पियन सागर, उसके बाद ये काला सागर, उसके ऊपर एजोर सागर, उसके बाद ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद इधर आते हैं तो यहाँ जिब्राल्टर जल संधि, यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम जिब्राल्टर जल संधि करती है। यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि है, इसको लिख देते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इसके नीचे यानी भूमध्य रेखा के नीचे, भूमध्य सागर के नीचे ये अफ्रीका महाद्वीप और इसके ऊपर ये यूरोप। भूमध्य सागर में देख रहे होंगे ये जो है आपका इटली है, ठीक है। उसके बाद इधर से जब ऐसे आते हैं तो यहाँ पर ये पुर्तगाल, पुर्तगाल के बाद ये जो है स्पेन का हिस्सा है, उसके बाद ये फ्रांस है, फ्रांस के बाद यहाँ जर्मनी है, जर्मनी और इसके बीच में जो है इटली के बीच में यहाँ पर जो है स्विट्ज़रलैंड है। इस तरह से ये छोटे छोटे यूरोपीय देश इधर भी हैं। उसके बाद इधर का जो हिस्सा देख रही है अटलांटिक महासागर, उसके बाद ये जो है आयरलैंड और ये जो है ब्रिटेन और यूरोप यानी फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल, इसको यहाँ नॉर्थ सी कहते हैं, उत्तरी सागर। यहाँ बाल्टिक सागर, उत्तर में ये आर्कटिक सागर, वाइट सागर, सफ़ेद सागर यानी वाइट सी है यहाँ। और ये जो देख रहे हैं ऊपर के हिस्से को नॉर्वे कहते हैं और इसके नीचे वाले हिस्से को स्वीडन कहते हैं। मतलब ये जो है आपका यूरोपीय महाद्वीप है। और देखिए यहाँ ये यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत जो है रूस में है, तो रूस एक बहुत बड़ा देश है, तो रूस आपका कुछ हिस्सा जो है रूस का यूरोप में पड़ जाता है और अधिकांश हिस्सा उसका एशिया में पड़ता है, यानी ये एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यानी ये रूस का इलाका है। तो ये जो है यूराल पर्वत एशिया और यूरोप दोनों को बांट देता है। यूराल के पूरब एशिया और पश्चिम यूरोप। उसी तरह ये यूराल नदी देख रहे हैं, यूराल नदी के इधर दक्षिण में एशिया और उत्तर में यूरोप। यानी ये हिस्सा क्या है यूरोप का और ये हिस्सा क्या है एशिया महाद्वीप का है। बस ये मुझे समझाना था आपको। और ये देख रहे हैं ये अरबियन इस तरह से जो है हमारा भारत है, ठीक है। तो मतलब ये एशिया, आप समझ गए, एशिया है, ये अफ्रीका और ये यूरोप। यूरोप को मैंने सजा रखा है नदियों को, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो मुख्य जो नदियाँ हैं मैंने उनको बताया, जैसे बोल्गा नदी है, डैन्यूब नदी है, राइन नदी है, ये यूरोप की मुख्य नदियाँ हैं। इसके अलावा जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उसकी भी हम लोग चर्चाएँ अभी करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोल्गा से शुरू करते हैं। बोल्गा नदी पूरी तरह से जो है रूस में बहती है। यह बोल्गा जो है, बोल्गा नदी देख रहे हैं, वल्दाई, ये कौन सा पहाड़ है, ये वल्दाई पहाड़ से निकलती है बोल्गा। और देखिए ये बहते हुए आ रही है बोल्गा और आ करके जो है कहाँ गिर गई, कैस्पियन सागर में। बोल्गा जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये पूरी तरह से रूस में है। और रूस का एक मुख्य शहर है जिसका नाम देखिए यहाँ पर क्या है, वोल्गोग्राद शहर, यहाँ पर है देखिए, ठीक है, वोल्गोग्राद शहर। और ये जो है चूँकि यहाँ पर जो है पेट्रोलियम का भंडार है और पेट्रोलियम निकाला जाता है, इसलिए वोल्गोग्राद शहर में जो है पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध शहर है। और वोल्गा की विशेषता यह है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और देखिए यहाँ है वोल्गा नदी, वल्दाई के पहाड़ से निकलती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसके तट पर जो है वोल्गोग्राद शहर है।
इसकी कुल लंबाई 3530 किलोमीटर है। मतलब वल्दाई पहाड़ से लेकर के और कैस्पियन सागर तक इसकी कुल लंबाई 3530 किलोमीटर, ठीक है। और रूस की यह मुख्य नदी है, ठीक है, रूस की यह फेमस नदी है, ठीक। यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रूस की बहुत फेमस नदी है, पूरी तरह से यह नदी रूस में है। अब मित्रों आते हैं यहाँ यूराल। यूराल पर्वत से एक यूराल नदी निकलती है, मैंने अभी बताया आपसे, ठीक है। यूराल पर्वत से जो है यूराल नदी निकलती है और इस यूराल नदी के इधर का हिस्से को देखिए, ये वाला हिस्सा एशिया है और इधर यानी उत्तर साइड वाला हिस्सा क्या है, ये यूरोप है। यानी यूराल नदी जो है यूरोप और एशिया दोनों को बांटती है, सबसे बड़ी बात विशेषता है। अब जैसे देखिए वोल्गा नदी यहाँ की यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब नदी है। अभी आते हैं डैन्यूब पे चर्चा करते हैं। बात चले थे यूराल की। यूराल जो है यूरोप महाद्वीप की तीसरी सबसे लंबी नदी है और यूराल की कुल लंबाई जो है 2428 किलोमीटर है, 2428 किलोमीटर है, ठीक है। यानी यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डैन्यूब और यूराल जो है उसकी तीसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर हो गया। तो यूराल जो है यूराल पर्वत से निकलता है और ये भी आकर कैस्पियन सागर में गिर जाता है और यह दोनों महाद्वीपों को बांटता है, यानी यूरोप और एशिया को बांटता है। अब आते हैं पहले डैन्यूब पर आते हैं। डैन्यूब नदी यूरोप की व्यापार के दृष्टि से मुख्य नदी है। डैन्यूब जो है यूरोप की वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई उसकी 2850 किलोमीटर है। डैन्यूब जो है यहाँ देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट से जो है ये निकलती है और इस तरह से होते हुए और यहाँ आकर के काला सागर में गिर जाती है और इसकी लंबाई मैंने बताई दिया 2850 किलोमीटर है डैन्यूब की लंबाई। और सबसे बड़ी बात है कि डैन्यूब जो है यहाँ से और काला सागर तक 10 देशों से होकर के जाती है, 10 देशों से होकर जाती है डैन्यूब नदी। सबसे बड़ी बात यह है कि डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर जाती है। वो कौन कौन से देश हैं देखिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। कुल 10 देशों से होकर के जाती है डैन्यूब नदी। और डैन्यूब की विशेषता यह है कि डैन्यूब नदी पर जो ये 10 देश हैं उसमें ऐसे जो है 5 देश हैं जिनकी राजधानियां हैं डैन्यूब नदी के तट पर। जैसे यहाँ से जब ब्लैक फॉरेस्ट से जब जर्मनी से आगे निकलते हैं तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। देखिए यहाँ दिया है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो स्लोवाकिया देश है, उसकी राजधानी है ब्रातिस्लाव, ठीक। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो हंगरी है, हंगरी के पास जो है हंगरी की राजधानी जो है यहाँ बुडापेस्ट, यानी यह भी जो है डैन्यूब नदी के तट पर है। उसके आगे बढ़ते हैं तो सर्बिया है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, डैन्यूब नदी के तट पर। उसके आगे बढ़ते हैं तो रोमानिया, मतलब ये ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी भी डैन्यूब के तट पर है, ठीक। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। मैंने यहाँ सब लिख दिया है। 5 देश 10 देशों से होकर जाती है, लेकिन 5 देश ऐसे देश हैं जिनकी राजधानी ही डैन्यूब नदी के तट पर है। डैन्यूब नदी यूरोप में आंतरिक परिवहन मार्ग बनाती है। सोचिए, चूंकि ये 10 देशों से होकर जा रही है तो यह आंतरिक परिवहन मार्ग भी बनाती है। आंतरिक परिवहन के लिए डैन्यूब नदी प्रसिद्ध है यूरोप में, ठीक। और व्यापार के दृष्टिकोण से भी प्रसिद्ध है।
एक देश से दूसरे देश में व्यापार जो है डैन्यूब नदी के माध्यम से भी होता है। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी डैन्यूब नदी। एक बार फिर इसको रिकॉल कर लेते हैं। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और 10 देशों से होते हुए आकर के जो है काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, उसमें से 5 देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी डैन्यूब नदी के तट पर है। वो पांचों देश यहाँ हैं। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लाव, हंगरी का बुडापेस्ट, सर्बिया का बेलग्रेड, रोमानिया का बुखारेस्ट। मैंने यहाँ सजा दिया है ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिख भी रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो हो गई आपके डैन्यूब की बात हो गई। ये जो है हम लोग के डैन्यूब की बात हो गई। डैन्यूब से इतना काफ़ी है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो मतलब ध्यान रखना चाहिए कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डैन्यूब और कहाँ जाकर गिरती है, काला सागर में गिरती है और बाकी 10 देशों से होकर जाती है और जो राजधानी है आपने देख लिया। अब आते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। ठीक है, तो वोल्गा के बाद सबसे दूसरी लंबी नदी डैन्यूब और तीसरी यूराल। अब आते हैं हम लोग राइन नदी। ठीक है, राइन नदी जो है आल्प्स पर्वत से निकलती है। ठीक है, आल्प्स पर्वत आपके स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड जर्मनी और स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत से निकलती है। देखिए ये आल्प्स पर्वत है, ये ब्लैक फॉरेस्ट अभी मैंने आपको बताया था, और ये आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत से निकलती है और आगे बढ़ते हुए राइन नदी, आगे बढ़ते हुए राइन नदी यानी आल्प्स पर्वत से निकलती है, यानी स्विट्जरलैंड से निकलती है, अब फ्रांस और जर्मनी होते हुए जो है आगे बढ़ती है और आ करके जो है उत्तरी सागर में गिर जाती है। ये है नॉर्थ सी। ठीक, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि राइन नदी जहाँ जाके गिरती है वहाँ एक रॉटरडम बंदरगाह है और यूरोप का व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे शानदार बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह है। सबसे फेमस बंदरगाह, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह है। कभी कभी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर है, तो राइन नदी के तट पर है। किस सागर के तट पर है, तो उत्तरी सागर के तट पर है। यानी जहाँ राइन जा करके उत्तरी सागर में गिरती है वहीं पर जो है ये रॉटरडम बंदरगाह है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ जैसे आल्प्स पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में गिरती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भ्रंश घाटी में बहती है। राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और सुनिए, राइन के पश्चिम दिख रहा है ना, ये राइन के पश्चिम ये वाला हिस्सा वासजेस पर्वत है। वासजेस पर्वत आपके यहाँ फ्रांस है, फ्रांस में पड़ जाता है। कह लीजिए कि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है। तो देखिए ये वासजेस पर्वत और इधर ब्लैक फॉरेस्ट, यानी ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत के बीच से होते हुए जाती है कौन, राइन नदी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कही जाती है। यहाँ हमने नोट किया होगा। ठीक है, देखिए यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कही जाती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य से होकर गुजरती है, भ्रंश घाटी में बहती है, आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। हाँ, यहाँ थे यूरोपियन व्यापार की जो है ये जीवन रेखा कही जाती है। कौन नदी बेटा, यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कही जाती है। ये आपकी यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कही जाती है। कौन सी नदी, राइन नदी, जिसके मुहाने पर और उत्तरी सागर में रॉटरडम बंदरगाह है। यह जो है, चूंकि यहाँ देखिए ये कोयला खूब निकाला जाता है और राइन का जो क्षेत्र है वहाँ से खनिज खूब निकाले जाते हैं। ठीक है, तो राइन नदी घाटी में यहाँ पर खूब कोयला निकाले जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसको कोयला नदी भी कहते हैं। राइन की ही एक सहायक है यहाँ पर रूर नदी। राइन की ही एक सहायक है एक रूर नदी। तो रूर नदी, तो राइन की एक सहायक है रूर नदी। राइन और रूर
के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं रूर प्रदेश। और आप जानते हैं कि रूर प्रदेश, जर्मनी का रूर प्रदेश खनिज उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसी के तर्ज पर भारत में छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो यानी राइन की सहायक रूर नदी है, राइन की सहायक रूर नदी है, और राइन और रूर के बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं रूर प्रदेश, जो कि खनिज की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, मैं आगे चल रहा था इसमें, चूंकि यह कोयला इस नदी घाटी से खूब निकाला जाता है, इसलिए राइन को कोयला नदी भी कहते हैं। संभवतः यहाँ लिखा होगा, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि राइन को कोयला नदी भी कहते हैं। दैट्स क्लियर। और थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइन एक ऐसी नदी है जो कि स्विट्जरलैंड, राइन एक ऐसी नदी है जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। राइन जो है इन सब देशों की सीमा बनाती है। किसकी किसकी? ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाती है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है, और फ्रांस और जर्मनी। देखिए मैंने आपसे बताया था ना कि ये वासजेस पर्वत जो है आपका कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। और इसी के इधर जो है ये राइन है, और राइन के इधर का इलाका जर्मनी का और राइन के इधर का इलाका फ्रांस का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तो ये हो गई मित्रों जो है राइन नदी, जो कि हाँ राइन नदी व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापारिक आंतरिक जल परिवहन बनाती है, इसीलिए इसको यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जिसको यूरोपियन व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं, तो वो है मित्रों राइन। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ये सीन नदी है। ठीक है, सीन नदी जो है यहाँ पर फ्रांस में एक डेजोन क्षेत्र है, डेजोन क्षेत्र। ठीक है, डेजोन क्षेत्र से निकलती है सीन नदी, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए इंग्लिश चैनल, यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये ब्रिटेन और ये फ्रांस के बीच में जो सागर है, ठीक है ना, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा, तो जो सागर है उसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो ये सीन नदी जो है जा कर के जो है फ्रांस के डेजो क्षेत्र से होकर निकलती है और जाती है, और ये जा कर के इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। बस आपको इतना याद रखना है कि फ्रांस की जो सीन नदी है उसी के तट पर जो है आपका पेरिस शहर स्थित है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ भी दिया होगा, देखिए हाँ पेरिस जो है सीन नदी के तट पर है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं, एल्ब नदी है। ठीक है मित्रों, तो एल्ब नदी जो है जा कर के बाल्टिक सागर में गिरती है। एल्ब नदी जो है जा कर के कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। और एल्ब नदी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है हैम्बर्ग। एल्ब नदी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है हैम्बर्ग। देखिए यहाँ दिया हुआ है, एल्ब नदी है और हैम्बर्ग शहर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, और देखिए एल्ब नदी के इस साइड में, ठीक है, देखिए बर्लिन शहर है। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर है? स्प्री। तो एल्ब नदी जब उत्तर दिशा में जा रही है तो इसमें एक नदी जाकर के मिलती है, इस नदी का नाम है स्प्री नदी, और स्प्री नदी के तट पर ही जर्मनी की राजधानी है वो बर्लिन है। ठीक है ना, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बर्लिन किस नदी के तट पर है, तो वो है स्प्री नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये हो गई एल्ब और स्प्री। एल्ब नदी के तट पर जो है हैम्बर्ग शहर, और स्प्री नदी के तट पर जो है बर्लिन है। एल्ब की सहायक स्प्री नदी है, और ये एल्ब जाके कहाँ गिरती है? ये नॉर्थ सी के पास, और इधर बाल्टिक सागर के पास। ठीक, अब ये ओडर नदी है। ठीक है, ओडर नदी भी जाकर के बाल्टिक सागर में गिरती है, कोई खास विशेषता नहीं, बस नाम आपको याद रखना है। तो आगे मित्रों हम लोग देखते हैं, ये नीपर नदी है। ठीक है, देखिए ये नीपर नदी आ करके जो है ब्लैक सागर, ठीक है,
काला सागर में गिरती है। नीपर नदी आकर के ये रूस से आती है और नीपर नदी काला सागर में गिरती है। ये डान नदी देख रहे हैं, ये डान नदी भी जो है आपके जो है आकर के जो है एजो सागर में गिरती है। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो इसके काला सागर के उत्तर में ये एजो सागर है, तो डान नदी आकर के एजो सागर में गिरती है। ठीक है, अब जो है हम लोग फिर अब इधर हो गया मित्रों, अब आते हैं पो नदी, इटली में देखते हैं। जो ये पो नदी देख रहे हैं मित्रों, ये पो नदी जो है ये भी जो है आपके आल्प्स पर्वत से ही निकलती है। मैंने आपको बताया था ना कि आल्प्स पर्वत इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर भी है। एटलस पर्वत इटली नहीं, आल्प्स पर्वत इटली या स्विट्जरलैंड की सीमा पर, और स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा पर भी है आल्प्स। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत से पो नदी निकलती है, जो कि पो नदी आपकी जो है इटली की नदी है। ठीक है मित्रों, और ये आ करके एड्रियाटिक, जिसे भूमध्य सागर का इधर वाले हिस्से को कहते हैं एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर कहते हैं। ठीक है, तो पो नदी इटली में प्रवाहित होती है, बस इतना याद रखना है। और पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और पो नदी जो है लोम्बार्डी का, इटली में एक लोम्बार्डी का मैदान है, लोम्बार्डी का मैदान, उसी से होते हुए बहती है। बस इतने लिए सफिशियंट है। आगे चलते हैं, ये टाइबर नदी है इटली में मित्रों। बस टाइबर नदी को जानना है कि टाइबर नदी जो है एक छोटी सी नदी है, वहाँ की मुख्य नदी है, और टाइबर के तट पर ही इटली की राजधानी रोम है। टाइबर नदी के तट पर ही इटली की राजधानी रोम स्थित है, तो ये टाइबर नदी है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर में आकर के गिरती है टाइबर नदी, और पो नदी एड्रियाटिक सागर में गिरती है। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने सीन को देख लिया। अब आते हैं इधर टाइबर को और पो को देख लिया। अब आते हैं ज़रा ब्रिटेन, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड में एक टेम्स नदी है। ठीक है, टेम्स नदी के तट पर यहाँ आप देख रहे हैं मित्रों, टेम्स नदी के तट पर जो है लंदन शहर है। इंग्लैंड में जो लंदन शहर है वो टेम्स नदी के तट पर है, लेकिन यहाँ हमने नहीं बनाया। यहाँ पर टेम्स नदी के तट पर एक और शहर है मित्रों, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड सिटी भी आपके टेम्स नदी के तट पर ही है, जहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये भी जानना चाहिए, कभी मान लीजिए आपसे पूछ ही दे कि ऑक्सफोर्ड शहर या ऑक्सफोर्ड सिटी जहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो किस नदी के तट पर है, तो टेम्स नदी के तट पर है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन किस नदी के तट पर है, तो वो टेम्स नदी के तट पर है। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ एक बार फिर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है, पेरिस सीन नदी के तट पर है, हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर है, लंदन टेम्स नदी के तट पर है, रॉटरडम राइन नदी के तट पर है, और रोम टाइबर नदी के तट पर है। तो मुझे उम्मीद है मित्रों कि आज आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।